हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी के पहले वीडियो में काफ़ी धमाल कर लिया। वहाँ पे हमने सीख लिया कि किस तरीके से वर्क डन आप कैलकुलेट कर सकते हो, कांस्टेंट फोर्स से, वेरिएबल फोर्स से, ग्राफिकल मेथड से, आई कैप जे कैप डॉट प्रोडक्ट से, और पावर को भी कैसे कैलकुलेट करना है ये भी हमने सीख लिया। हाँ, ऐसा लग रहा है बहुत कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे दो टाइप के फोर्सेस के बारे में। मेनली आज का वीडियो आधे घंटे का ही होगा, बिलीव मी आधे घंटे का ही होगा, क्योंकि कुछ लोग डर जाते हैं। आज हम लोग दो फोर्सेस सीखेंगे, एक कंजर्वेटिव फोर्स, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, वैसे तो ये टेक्स्ट बुक में आपके डीप में नहीं दिया हुआ है, तो इससे क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट मे बी हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए। तो क्वेश्चन बस इतना रहेगा कि पता करो क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। इससे जेईई नीट में इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स की। होता क्या है कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स का जो दो वर्क डन होता है, द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, सबसे पहली बात प्रूफ करके भी दिखाऊंगा अभी। सबसे पहली बात, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। ठीक है, कौन से पाथ से वर्क डन हुआ है उससे डिपेंड नहीं होता, ये डिपेंड अपॉन पाथ। ठीक है, वर्क डन जो भी होगा कंजर्वेटिव फोर्स का, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। और टोटल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ मतलब जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म किया। इन अ क्लोज्ड पाथ, वर्क डन ही खाली लिखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ, पाथ इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स से क्लोज्ड पाथ में जब वर्क होगा, क्लोज्ड पाथ मतलब कोई भी पाथ ले सकते हो। ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ से आप ऑब्जेक्ट ने शुरू किया, ऐसे मूव करके यहाँ पे आ गया। तो अगर इस ऑब्जेक्ट पे कंजर्वेटिव फोर्स की बात हो रही होगी, अगर इस ऑब्जेक्ट पे कंजर्वेटिव फोर्स की बात हो रही होगी, आपको पूछा होगा किसी ऐसे फोर्स के बारे में जो कि कंजर्वेटिव हो। ऐसा कौन सा फोर्स होता है, हाँ बताना जरूरी है। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल मतलब mg वाला फोर्स। ठीक है, दूसरा स्प्रिंग फोर्स, और तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि मेनली उतना तो आता नहीं है। ओके, पहले दूसरे का आपको याद रखना है। तो अगर पूछा है यहाँ पे जी का जो वर्क डन होगा सर्कुलर क्लोज्ड पाथ में, क्लोज्ड पाथ में जहाँ पे शुरू किया वहीं पे आके कितना होगा, तो आप बिना देखे आंसर जीरो मार देना। ऑप्शन बहुत रहेंगे, mg स्क्वायर एल स्क्वायर, mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा, जीरो, तो जीरो मार देना वहाँ पे। ठीक है, तो पहला बेसिक डिफरेंस समझ में आया कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में। अब कंजर्वेटिव का ये है तो नॉन कंजर्वेटिव का ऑब्वियस सी बात है इसका उल्टा होगा। ठीक है, मतलब किसी भी पाथ से आप जाओ तो इसका वर्क डन हमेशा आपको सेम टू सेम ही मिलेगा। ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। कैसे, प्रूफ करके दिखाओ। चलो एक लेते हैं इंक्लाइंड प्लेन। तो यहाँ पे आपको वर्क डन निकालना है इस मास m का। ठीक, अभी मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि कंजर्वेटिव फोर्स से, कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करता, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का आपको वर्क डन निकालना है। सबसे पहला पाथ हम ये वाला चुनते हैं। ठीक, दूसरा पाथ ये वाला है, ए से बी जाएंगे, फिर बी से सी जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले इस m का हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। तो पीछे साइड लगेगा mg साइन थीटा, और आगे की तरफ होगा डिस्प्लेसमेंट। ऊपर जा रहा है ना, तो पीछे mg साइन थीटा, आगे होगा डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बाय फर्स्ट पाथ आएगा एफ एस कॉस थीटा, बट हम लोग जानते हैं इधर थीटा का कंपोनेंट है साइन थीटा, एफ डॉट एस लिखते हैं, बेटर रहेगा। तो पिछले लेक्चर में ये मैंने आपको बताया था। तो फोर्स लग रही है mg, ठीक है, और कंपोनेंट है एल साइन थीटा। तो mg एल साइन थीटा, दोनों अपोजिट है तो माइनस। कुछ लोग शॉक में, कैसे आया? देखो, शुरू से डीप में बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे लगेगा mg सीधा लगेगा। ओहो कितनी गड़बड़ी, mg सीधा लगेगा, ठीक है।
और ये एंगल है आपका थीटा, ये एंगल थीटा है, मतलब ये एंगल भी थीटा है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा ऊपर मैं करके बनाता हूँ। ये मास m, नीचे लग रहा है mg, और ये एंगल है यहाँ पे आपका 90 प्लस थीटा। ठीक है, ये एंगल जो है आपका, ये एंगल है आपका 90 प्लस थीटा। 90 मतलब इतना, फिर यहाँ पे जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, क्योंकि ये पूरा परपेंडिकुलर है, तो जो एंगल थीटा ये वही एंगल थीटा ये, तो ये एंगल आएगा 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो ये आएगा एफ एस कॉस 90 प्लस थीटा। अब फोर्स लग रही है mg, s है l, और कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो वर्क डन बाय फर्स्ट पाथ आएगा माइनस mg l साइन थीटा। अब दूसरा पाथ लेते हैं, सेकंड पाथ। सेकंड पाथ में जब हम लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे, जब ब्लॉक यहाँ रहेगा तो mg नीचे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट आगे होगा, तो 90 डिग्री बना रहा है, तो वर्क डन इन सेकंड पाथ इज इक्वल टू वर्क डन इन AB प्लस वर्क डन इन BC। तो ये AB तो जीरो रहेगा क्योंकि सीधे जा रहा है ना। फिर यहाँ पे पहुँचने के बाद जब ये ऊपर जाएगा तो mg नीचे लगेगा, mg नीचे जा रहा है, यहाँ पे हमें l का कंपोनेंट लेना होगा, है ना। l तो इसकी वैल्यू है, तो l का ये वाला कंपोनेंट देखो, ABC यहाँ पे बनाता हूँ, ABC, AB में तो जीरो आया, ये एंगल थीटा है, ये है l, थीटा के साथ वाला होगा l cos थीटा, और जो बच गया वो होगा l sin थीटा। नीचे mg, l sin थीटा ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, mg नीचे, तो ये आएगा cos 180, मतलब l sin थीटा आएगा। और क्योंकि दोनों अपोजिट हैं तो एंगल 180 होगा, 180 होता है -1, तो ये भी आ जाएगा माइनस mg l sin थीटा। ठीक है, तो वर्क डन इन सेकंड पाथ देखो आप लोग, और वर्क डन इन फर्स्ट पाथ देखो आप लोग, दोनों को दोनों सेम है। फर्स्ट पाथ में भी माइनस mg l sin थीटा, सेकंड पाथ में भी माइनस mg l sin थीटा। इसमें हमने l का कंपोनेंट लिया क्योंकि mg का ऑलरेडी सीधा कंपोनेंट था। पहले पाथ में भी आपको दिक्कत आई हो, बट मैं रफ करके आपको दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ABC यहाँ पे रखा हुआ था ब्लॉक मास m का, नीचे लग रहा था mg, और इधर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमें l वाला कंपोनेंट लेना है कि l के साथ mg का कौन सा कंपोनेंट होगा। देखो ये एंगल थीटा था, एग्री करते हो, ये एंगल 90 था, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो मतलब ये छोटा सा एंगल थीटा होगा, और ये एंगल 90 होगा, तो ये पूरा एंगल 90 प्लस थीटा होगा। नहीं समझ में आया? देखो ये थीटा, ये 90, तो ये एंगल 90 प्लस थीटा, जैसे अंदर 90 माइनस थीटा वैसे ये 90 प्लस थीटा। प्रूफ करो। देखो ये ब्लॉक है मास m का, ये ऐसा था ना, तो इधर वाला एंगल मैं बोलता हूँ थीटा रहता है, सॉरी इधर वाला एंगल मैं बोलता हूँ 90 माइनस थीटा रहता है, तो ये एंगल 90 प्लस थीटा रहेगा। पता है कैसे? क्योंकि एंगल लीनियर पेयर में है, अगर इनको जोड़ के 180 आ गया मतलब मैं सही बोल रहा हूँ। तो 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस थीटा, देखो थीटा थीटा खत्म, 180 आ गया, क्योंकि एंगल लीनियर पेयर में है ना। ये 90 माइनस थीटा है तो ये 90 प्लस थीटा होगा, तो इसलिए एल के साथ जो फोर्स का कंपोनेंट है वो mg cos 90 प्लस थीटा है। तो वर्क डन बाय फर्स्ट पाथ इज इक्वल टू एफ डॉट एस, तो ये आएगा mg cos 90 प्लस थीटा इंटू एल, तो 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस mg l साइन थीटा। और सेकंड पाथ की बात करो तो सेकंड पाथ में हम पहले a से b तक गए, फिर b से c तक गए। तो a से b में देखो ब्लॉक सीधे जा रहा था, mg नीचे लग रहा था, तो यहाँ पे तो 90 डिग्री बन रहा है, तो वर्क डन 0 हुआ। BC की बात करें तो ब्लॉक में फोर्स नीचे लग रहा है, और L का ऊपर वाला, मतलब BC पर L वाला कंपोनेंट चाहिए। तो देखो ये होगा L cos थीटा। BC की बात करें तो BC पे L का क्या रहेगा, देखो ये थीटा है, तो AB वाला क्या होगा, ये ट्राइंगल ABC, ये एंगल थीटा, अगर ये L है तो ये होगा L cos थीटा, तो ये होगा L sin थीटा। ऊपर L sin थीटा, नीचे mg, डायरेक्शन अपोजिट, तो माइनस mg L sin थीटा। तो दोनों ही जगह से जो वर्क डन आया वो आया माइनस mg L sin थीटा। क्या ये क्लोज्ड पाथ का वर्क डन था? नहीं था। क्लोज्ड पाथ तब होता जब वो यहाँ से जाके वापस यहीं आ जाता, और जब वापस यहीं आता ना तो वर्क डन आता mg L sin थीटा, और दोनों को जोड़ोगे तो आपको 0 मिल जाएगा, है ना। तो इसीलिए बोलता हूँ वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। क्या बोल रहे हो आप? अरे a पर था, यहाँ से यहाँ गया, और अगर दोबारा वो a पर आया मतलब CA पर आप वर्क डन निकालो, वर्क डन इन CA, तो ये mg L sin थीटा आएगा। पिछली बार हमने निकाला भी था, याद हो तो दोनों को जोड़ो, देखो कट रहा है, दोनों 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स को पहचानने का तरीका है। क्वेश्चन इतना ही आ सकता है कि दिया हुआ फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो कंजर्वेटिव की तो बहुत बातें हो गई, अब बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की।
चलो, तो नॉन कंजर्वेटिव के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं फ्रिक्शन का। सपोज यहाँ पे ब्लॉक है ए पर और बी तक ये गया, ठीक है, इसका मास m है, तो हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन व्हाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी। ए से बी जाते समय देखो ब्लॉक आगे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही है, सपोज डिस्प्लेसमेंट हो रही है एल, एस ले लो, तो आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा एफ, तो ये आएगा माइनस एफ एस। बी से ए की बात करो, जब ये इस साइड जाएगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, फ्रिक्शन पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे, तो ये भी आएगा वर्क डन माइनस एफ एस। तो वर्क डन तो सेम आ रहा है दोनों पाथ से, नहीं, टोटल वर्क डन निकालो। ये क्लोज्ड सिस्टम का एग्जांपल है, ए से बी पर गया, बी से ए पर आया, तो फाइनल इनिशियल पोजीशन सेम हो गई, तो यहाँ पे टोटल वर्क डन अगर आप निकालोगे तो वो आएगा माइनस 2fs। जीरो नहीं आ रहा है, अगर जीरो आ जाता तो फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाती। इसका मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स अपॉन पाथ, सबसे पहला पॉइंट। अगर पाथ आप चेंज करोगे तो इसका आंसर भी आपको चेंज हो जाएगा, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। और वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज नॉन जीरो। तो वर्क डन इसका क्लोज्ड पाथ में नॉन जीरो होता है, और इसका एग्जांपल भी हमने देख लिया फ्रिक्शन। तो ये बातें हो गई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। अब आप पहचान ले जाओगे कि कौन कंजर्वेटिव है, कौन नॉन कंजर्वेटिव है। सपोज आपको क्वेश्चन में बोल दिया ये कोई फोर्स है और ये फोर्स ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ले गया, ठीक है, ये क्वेश्चन दे देगा। चलो इंक्लाइंड इक्यू लेते हैं हम लोग बार बार। यहाँ पे ब्लॉक था, ब्लॉक पर फोर्स लगाया 20 न्यूटन का और ब्लॉक आगे पहुंचा 10 मीटर, ठीक। फिर ब्लॉक पर पीछे फोर्स लगाया बट ब्लॉक आगे गया 10 मीटर किसी और फोर्स की वजह से। तो बताओ ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। तो आप वर्क डन निकालना पहले इसका, फिर वर्क डन निकालना इसका, दोनों वर्क डन जोड़ देना अगर जीरो आता है, क्योंकि ये क्लोज्ड पाथ है ना, जहां गया वहीं आ गया, तो ये क्लोज्ड पाथ है। तो अगर जीरो आया तो कंजर्वेटिव, नहीं आया तो नॉन कंजर्वेटिव। फिलहाल ये कंजर्वेटिव है क्योंकि फोर्स पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो ये माइनस एफ एस आएगा और ये वाला प्लस एफ एस, तो दोनों कैंसिल होके जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब ये बातें हो गई जब आपको डेटा दिया हुआ हो तब। अब हम तब की बातें करते हैं जब आपको डेटा ना देके आई कैप जे कैप के फॉर्म में दे दे, तो वहाँ पे थोड़ा सा डेरिवेटिव का यूज़ होगा, थोड़ा सा ही होगा, लोग समझ जाओगे। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं आई कैप जे कैप में। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला एक फोर्स है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो आपको बताना है क्या ये कंजर्वेटिव है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा डेरिवेटिव आना चाहिए। आपको निकालना है डेल एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स। पहला चेक करना है आपको ये। फिर दूसरा आपको चेक करना है डेल एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल जेड इज इक्वल टू डेल एफ जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स। डेल मतलब पार्शियल डेरिवेटिव, ये क्या होता है, वही होता है जो डेरिवेटिव होता है, सेम टू सेम है, ठीक है, टेंशन नहीं। फिर थर्ड डेल एफ वाई डिवाइडेड बाय डेल जेड इज इक्वल टू डेल एफ जेड डिवाइडेड बाय डेल वाई। ये आपको निकालना है, तीनों में चेक करना है। अगर ये इक्वल होते हैं तो फोर्स कंजर्वेटिव, इनमें से अगर एक भी अनइक्वल हुआ, मतलब आपने ये निकाला 4 आया, ये निकाला 3 आया, एक भी अनइक्वल हुआ, तो वहीं पे वो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव। सब इक्वल आया तो कंजर्वेटिव, ठीक है। तो करते इसको, देखते हैं कैसे करेंगे। एक बार आप लोग ट्राई करो, देखो एफ एक्स का मतलब फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, एफ वाई का मतलब फोर्स इन वाई डायरेक्शन। तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन है एक्स, तो डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल वाई इज इक्वल टू वाई डायरेक्शन में डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब वाई के लिए एक्स क्या है, कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव जीरो, ये पार्शियल डेरिवेटिव। उसमें हम लोग जीरो नहीं लिखते, बट पार्शियल डेरिवेटिव में हम लोग ये देखते हैं कि ये कांस्टेंट है तो उसको जीरो लिख देते हैं। फिर ये देखो ये भी जीरो, क्योंकि वाई एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट है। फिर एफ एक्स क्या है, एक्स डिवाइडेड बाय डी जेड मतलब डेल जेड, डेल एफ जेड जीरो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो वो ऑलरेडी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। एफ वाई की बात कर लो, वाई जेड के रिस्पेक्ट में क्या है, जीरो है, और ये फोर्स जेड डायरेक्शन में है ही नहीं, मतलब वो क्या है, जीरो है। जेड डायरेक्शन में जब फोर्स नहीं है तो उसको जीरो के कैप ले लो, तो ये ऑलरेडी जीरो है, तो ये देखो जीरो इज इक्वल टू, सब इक्वल आया, तो इसका मतलब फोर्स है कंजर्वेटिव। इक्वल नहीं आता तो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव, ठीक
ठीक है, आगे बढ़ते और क्वेश्चन देते हैं। चलिए अब की बार F इज इक्वल टू 3x i कैप प्लस 3y j कैप, ये बताओ फोर्स कंजर्वेटिव है या फिर नहीं है। क्या करोगे, डेल एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स, दूसरा डेल एफ वाई डिवाइडेड बाय डेल जेड, सॉरी एक्स, पहले एक्स और फिर डेल एफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स, और फिर डेल एफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू डेल जेड, फिर डेल एफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू डेल वाई। ठीक है, एफ एक्स में 3 है, एक्स डायरेक्शन में 3x है, सॉरी 3y है यहाँ पे, 3y आई कैप 3x j कैप। ठीक है, तो ये है 3y, तो डेल 3y और डिवाइडेड बाय डेल y, और यहाँ पे 3x विथ रिस्पेक्ट टू डेल x, डिवाइड नहीं विथ रिस्पेक्ट टू। 3y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 3 होगा, 3x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 3 होगा। ठीक है, x डायरेक्शन में फोर्स है 3y, बट नीचे तो है डेल z, तो डेल z के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट तो 0, एफ जेड है 3x, तो ओके एफ जेड है 0, z डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है ना, मतलब k डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो वो है 0, तो वो भी है 0। एफ वाई है देखो 3x, z के रिस्पेक्ट में x है कांस्टेंट, और z डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, तो वो तो ऑलरेडी है 0, तो वो भी 0। तो यहाँ पे 0 बराबर 0, 0 बराबर 0, 3 बराबर 3, सब इक्वल है, तो इसका मतलब फोर्स है कंजर्वेटिव। ठीक है, बस इतना ही कंसेप्ट है। अब 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर छुट्टी। ठीक है, तो अब की बार क्वेश्चन है 3x i कैप प्लस 5y j कैप, इसको पता करना है क्या ये कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो निकालो डेल एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डेल वाई, डेल एफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एफ एक्स में फोर्स है 3x और इधर है dy डेल y, और y डायरेक्शन में फोर्स है अच्छा 5x 3y। ठीक है, तो ये है डेल 5x विथ रिस्पेक्ट टू डेल x, तो 3x का 3y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में आएगा 3, 5x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आएगा 5, तो दोनों अनइक्वल हो गए, तो फोर्स हो गई नॉन कंजर्वेटिव। अगर आपको ये याद करने से डर लग रहा है तो ट्रिक देख लो, xy xz yz, क्या है ये, अरे पहले x का y के साथ लो xy के, फिर x का z के साथ लो x का z, फिर y का z के साथ लो y का z, थर्ड वाला। ठीक है, तो ये हो गया नॉन कंजर्वेटिव। देखो x का y के साथ लिए, फिर इधर जस्ट उल्टा, y ऊपर x नीचे, फिर y का x का जब z के साथ लोगे x ऊपर z नीचे, फिर z ऊपर x नीचे, फिर जब y का z के साथ, तो डेल एफ वाई डिवाइडेड बाय डेल z इज इक्वल टू डेल एफ जेड डिवाइडेड बाय डेल y। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर लेक्चर एंड करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, बताओ ये कंजर्वेटिव है या फिर नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, डेल एफ एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई डेल एक्स, डेल एफ वाई सॉरी एफ एक्स, पहले एफ एक्स फिर वाई एफ वाई, डेल जेड डेल एफ जेड डेल एक्स, फिर डेल एफ वाई डेल जेड, फिर डेल एफ जेड, फिर इधर डेल वाई। तो एफ एक्स डायरेक्शन में 1 है, आई कैप मतलब 1 है, तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, और y डायरेक्शन में है 3। ठीक है, तो 3 का भी डेरिवेटिव क्या होगा 0, x डायरेक्शन x के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, फिर ये भी 1 z के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट, फिर z है 5 डेल x, ये भी कांस्टेंट 0, फिर डेल एफ वाई है 3, ये भी कांस्टेंट है 0, फिर डेल एफ जेड ये भी कांस्टेंट है 0, तो 0 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0, सब 0 के बराबर है। ठीक, मतलब सब एक दूसरे के इक्वल है, तो देयरफॉर द गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो आई थिंक आधे घंटे से भी कम लगे होंगे इस वीडियो को। सो यही छोटा सा वीडियो था, इसके आगे मैं वर्क एनर्जी थियरम कंटिन्यू करना चाहता था, बट क्योंकि अभी मैंने केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो रिकॉर्ड किया तो काफ़ी टाइम हो गया है अब, इसीलिए मैं वर्क एनर्जी थियरम को बाद में रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि उसमें थोड़े PYQs भी कराए और मैंने PYQs अभी लिखे नहीं है। चलिए फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे वर्क एनर्जी थियरम और केमिस्ट्री में कंटिन्यू करेंगे डाइपोल मोमेंट, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का। चलिए थैंक यू सो मच। मैथमेटिक्स आता होगा, जल्दी आएगा, ठीक है, काफ़ी कुछ उसमें है, थोड़ा ही है,
कंटिन्यू करेंगे उसको।